आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज बुक का एक पाठ पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं डॉक्टर स्वयं प्रकाश। शुरू करते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। जन्म तो इनका इंदौर एमपी में हुआ। कब हुआ? 1947 में। और ज़्यादातर जीवन इनका बीता राजस्थान में। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। इसके बाद खुद से सेवानिवृत्त होकर अब कहाँ रहते हैं? भोपाल में। और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आजकल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनमें महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 13, जिनमें सूरज कब निकलेगा, उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में लिखा है कि एक है सूरज कब निकलेगा, दूसरा है आएंगे अच्छे दिन भी, एक है आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इसके कहानी के अलावा उन्होंने विनय और ईंधन उपन्यास भी लिखे हैं जो बहुत ही चर्चा में रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। बहुत से सम्मान मिले हैं। उनमें कौन कौन से हैं? पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी कहानियों में ज़्यादातर क्या है? वर्ग, जो शोषण वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग होते हैं, उनका शोषण कैसे हो रहा है उनके बारे में, सामाजिक जागृति के बारे में है, संप्रदाय लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के बारे में है। उनकी कहानियों में हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। उनकी कहानियों में क्या है? वाचिक परंपरा ज़्यादा है। समृद्ध मतलब फैली हुई है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। चारों सीमाओं से एक भूभाग घिरा रहता है, उसे ही हम देश नहीं कह सकते हैं। देश बनाने के लिए सभी नागरिक, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, इस सब में का आपस में प्रेम होना चाहिए और अपने एक दूसरे के लिए समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए और देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसमें जो कैप्टन चश्मे वाला था उसने देशभक्ति की भावना को दिखाया, तो उससे लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास होता है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब कहानी का शुरुआत करते हैं। नेताजी का चश्मा, ये तो थी लेखक के बारे में और उस कहानी का अर्थ क्या है, मतलब किस बारे में लिखी हुई है, उस सब के बारे में हम कहानी शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब एक थे जिनको हर 15वें दिन, कितने दिन में? 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं था, कुछ मकान थे पक्के और कुछ ही छोटा सा ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल। कस्बे में क्या क्या था? 2 स्कूल थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी।
और क्या क्या था, एक छोटा सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये सब काम कौन करवाती थी? नगर पालिका। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इसी नगर पालिका का एक प्रशासनिक अधिकारी था जो अच्छा उत्साही था, उसने सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवाई। किससे बनी हुई थी वो? संगमरमर से। और उस प्रतिमा के बारे में है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। पूरी बात जो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। पूरी बात तो इसके बारे में पता नहीं है कि देश के जो अच्छे अच्छे मूर्तिकार जानकारी है जिनको मूर्ति के बारे में, उनको बनाने के लिए कहा गया होगा, बजट बनाया गया होगा, चिट्ठी पत्री में बहुत टाइम लगा, ऊहापोह मतलब जल्दबाजी में, और लेकिन शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी लोकल स्थानीय मतलब जो गांव के आसपास का उस जगह का कलाकार हो उसे ही अवसर देने का निर्णय किया गया हो। पहले तो किसी बड़े मूर्तिकार से बनवाने की सोचा होगा, लेकिन ना तो बजट होगा या फिर ज़्यादा टाइम की वजह से किसी जगह अपने आसपास के ही कलाकार को अवसर दिया गया मूर्ति बनाने के लिए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया। और किसे सौंपा गया यह काम? अब इकलौता जो हाई स्कूल था उसके ड्राइंग मास्टर थे, उनका नाम था मोतीलाल जी, उनको मूर्ति बनाने का काम दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब बनाकर तैयार कर दूंगा 1 महीने के अंदर, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। अब जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? टोपी की जो नोक होती है उससे लेकर और जो कुर्ती के जो कोट के जो बटन थे वहां तक के 2 फुट की ऊंचाई थी, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति जो थी बेस्ट मतलब सुंदर थी और नेताजी उसमें सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसीन। नेताजी कैसे लग रहे थे उसमें? मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। कौन से? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनको देखकर ये नारे याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई थी वह प्रयास सराहनीय था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो चीज क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की आंख पर उन्होंने चश्मा नहीं बनाया, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा कला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। संगमरमर की मूर्ति थी, उसमें संगमरमर का चश्मा नहीं था, एक साधारण फ्रेम का चश्मा उन्हें पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी कि लक्षित मतलब देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी कि आश्चर्यजनक मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यानी कि वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। मूर्ति संगमरमर की थी और चश्मा वास्तविक चश्मा था, जैसा आप लोग लगाते हैं तो वो आदमी को खटकता ही है, इसलिए उन्हें बार बार उसके बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, मतलब प्रशंसा के योग्य ही कहा जाना चाहिए। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो
उसने हालदार साहब ने सोचा कि कस्बे वालों का ये प्रयास भी सराहनीय है कि उन्होंने मूर्ति का रंग रूप की चिंता नहीं है, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना तो है, जो उन्होंने नेताजी का चश्मा लगाया। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। दूसरी बार जब भी वहां से गुजरे तो देखा कि चश्मा दूसरा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। पहले वाला चश्मा कैसा था? मोटा फ्रेम वाला और चौकोर। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उनका आश्चर्य और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। जब भी वो कस्बे से गुजरते थे तो उनकी 3 आदतें हो गई थी। क्या क्या? कि सबसे पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। दुर्दमनीय मतलब असहनीय। क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो उसने हालदार साहब ने उससे पान वाले से पूछ ही लिया कि यह नेताजी का चश्मा बार बार बदल क्यों जा रहा है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। उसने खुद पान खा रखा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा आदमी था? काला, मोटा और खुश मिजाज। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। उसने पूछा कि चश्मा कौन चेंज करता है? तो पान वाले ने बोला कि चश्मा तो कैप्टन चश्मे वाला चेंज करता है, लेकिन उसने कहा कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो उस चश्मे को तो उसने उस ग्राहक को दे दिया और दूसरा चश्मा उस पर लगा दिया। इस तरह से वह चश्मा बदलता रहता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। उसे अच्छा नहीं लगता कि नेताजी बिना चश्मे के हैं। उसे बहुत ही आहत मतलब दुख होता है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध जितने भी गिने चुने फ्रेम हैं उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब उसे वही फ्रेम चाहिए होता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कि जिस मास्टर ने उसकी मूर्ति बनाई थी संगमरमर की, वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी, यानी कि उन्हें दुखित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हें यह बड़ा ही आश्चर्य भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों
में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के साथ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। चश्मे वाला रोज चश्मे बदल रहा था, इसलिए उसे नतमस्तक किया कि वह नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रहने दे रहा है। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब को लग रहा था कि चश्मे वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है। पान वाले नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि वह लंगड़ा कहाँ से फौज में जाएगा, वो तो पागल है और आप ही उससे बात कर लो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक रहना मतलब दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी और सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। हवलदार साहब जैसा अपने मन में सोच रहे थे, चश्मे वाला उसके बिल्कुल विपरीत था। वो एक बेहद ही बूढ़ा मरियल और लंगड़ा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी थी और काला चश्मा लगाए, एक हाथ में उसकी क्या थी, संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर उसने चश्मे टांग रखे थे और एक गली से दूसरी गली में चश्मा बेचते हुए घूम रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी लगाता मतलब घूमते हुए इधर से उधर गलियों में जो बेचते हैं उन्हें फेरी लगाना कहते हैं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब हवलदार साहब को अचंभा हुआ कि ये तो फेरी वाला है, फिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक मतलब आश्चर्य और प्रफुल्लता मतलब खुशी भी मिलती थी उन्हें इससे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। इतने 2 साल से रोज चश्मा देख रहा था, बदला हुआ चश्मा ही बेशक होता था लेकिन होता जरूर था। जब चश्मा नहीं दिखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं कुछ पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। बार बार सोचते रहे कि जो देशभक्ति की खातिर अपनी घर गृहस्थी और जिंदगी को भी इस दाव पर लगा देते हैं और ऐसे लोगों को बिकने के लिए मौके ढूंढती है ये जिंदगी। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। जैसे ही उधर से गुजरे तो उन्हें ख्याल आया कि प्रतिमा तो वहां पर अवश्य होगी लेकिन उसमें चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे।
क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब सावधानी में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर कैसा चश्मा था? सरकंडे का, एक लकड़ी होती है उसका चश्मा बना रखा था और वो लगा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ये बस यहीं तक है। इस कहानी में देशभक्ति की भावना के बारे में ही बताया गया है कि कैप्टन एक ऐसा आदमी था, कैप्टन चश्मा वाला, कि बिल्कुल गरीब, उसके पास अपने खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी मूर्ति पर चश्मा लगाना ज़्यादा जरूरी समझा, क्योंकि वो उनकी शान थी, सुभाष चंद्र बोस की। ये उनकी देशभक्ति बताती है। और जब जिस तरह से हालदार साहब को भी अजीब लगा जब उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, उसी तरह किसी बच्चे की भी आदत पड़ चुकी थी उसके आंखों पर चश्मा देखने की मूर्ति की, लेकिन जब उसे चश्मा नहीं दिखाई दिया तो उसने एक, जैसे बच्चे अपने खुद के लिए बना लेते हैं, सरकंडे का एक चश्मा बनाया और उस पर लगा दिया मूर्ति पर। तो हालदार साहब तो भावुक हो गए कि आज के जमाने में भी बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी है।